आज हम ब्लॉकचेन के बारे में बात करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल लेवल पर हम समझेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है और कैसे फंक्शन करता है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी एक समय कहा था कि अगर आप किसी चीज़ को सिंपली समझा नहीं सकते तो वो चीज़ आपको भी उतने अच्छे से क्लियर नहीं है। तो हम ब्लॉकचेन को सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन कैसे करता है। सबसे पहले हमें दो शब्दों को समझना होगा। पहला है बिटकॉइन और दूसरा है ब्लॉकचेन। बिटकॉइन एक तरह का डिजिटल एसेट या कॉइन कह सकते हैं, यानी पैसा जो कि डिजिटल है, जबकि ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो कि बिटकॉइन को फंक्शनल बनाता है और इसके थ्रू हम पैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम एक डायग्राम से अगर इसको समझना चाहें तो अगर ब्लॉकचेन को हम एक पूरे सर्किल के बराबर समझें तो बिटकॉइन इसका एक छोटा सा हिस्सा होगा। मतलब ब्लॉकचेन के एक छोटे से फंक्शन को यूज करके बिटकॉइन अपने ऑपरेशंस करता है। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा आता होगा कि बिटकॉइन इतना पॉपुलर क्यों है। वो कहते हैं ना कि पहली मोहब्बत का रिश्ता भले ही कुछ दिन में खत्म हो जाए मगर मोहब्बत ताउम्र बरकरार रहती है। ऐसा ही कुछ हाल बिटकॉइन के साथ भी है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी का सबसे पहला प्रोजेक्ट था, इसलिए इसका क्रेज अभी भी बना हुआ है। हालांकि ब्लॉकचेन नाम बिटकॉइन के बाद ही आया। बिटकॉइन के व्हाइट पेपर में इसे चेन ऑफ ब्लॉक्स के नाम से कहा गया था। यही बाद में पॉपुलर होकर आज हम ब्लॉकचेन के नाम से इसे जानते हैं। कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है तो वो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि ब्लॉकचेन क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सपोज एक पर्सन ए है जो कि इंडिया में रहता है और ये एक पर्सन बी जो कि जापान में रहता है इसको पैसा भेजना चाहता है। मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि 1000 रुपए भेजना चाहता है। अब क्योंकि ये इसी कंट्री का नहीं है, क्योंकि बी जो है जब इंडिया का नहीं है, इसलिए ये किसी बैंक के थ्रू इस काम को नहीं कर पाएगा। इसके लिए इसे एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ेगी। तो ये करेगा क्या कि पहले अपने बैंक के थ्रू या कैश में पैसे ट्रस्टेड पार्टी को जमा करेगा। ट्रस्टेड पार्टी बी के अकाउंट को जापान में चेक करेगी कि इसका अकाउंट वैलिड है कि नहीं, और फिर जो है ये पैसे को कुछ कमीशन अपना काटते हुए, मान लीजिए कि इस केस में 50 रुपए इन्होंने कमीशन काट लिया अपना, तो इस कमीशन को काटने के बाद जो बचा हुआ 950 रुपए है वो जापान के पर्सन बी को भेज देगी। लेकिन अगर हम इसको एक प्रॉब्लमेटिक वे में देखें तो इसमें समस्याएं क्या क्या आती हैं उसको समझते हैं। पहली चीज, ये काम करने के लिए कम से कम 3 से 4 दिनों की जरूरत पड़ेगी और 3 से 4 दिनों के बाद ही पैसे जो हैं वो बी के अकाउंट में पहुंच पाएंगे। दूसरा, ये ट्रांजैक्शन फीस जो आप देख रहे हैं ये भी तो ओवरऑल इसी के पैसे से कटेगा, मतलब पूरा पैसा तो इसको ट्रांसफर नहीं हो पाया, तो एक कमीशन के रूप में एक कट भी इसको देना पड़ेगा। तीसरी एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये जो ट्रस्टेड पार्टी है इसके पास आपके पैसे डिपॉजिट हो गए। अब जब तक ये बी को पैसे नहीं भेज देगा तब तक ये पैसे इसी के पास होल्ड हैं, तो एक ट्रस्ट इशू भी इसमें आ जाता है। समझते हैं कि ब्लॉकचेन इसमें कैसे हेल्प करता है। सबसे पहले
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ये जो थर्ड पार्टी है, आपका ट्रस्टेड पार्टी है, इसको बीच से रिप्लेस कर देता है। ब्लॉकचेन के जो कुछ कोड्स हैं वो ऑटोमेटिकली फंक्शन करते हैं और जिसके माध्यम से ए का पैसा डायरेक्टली बिना किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्व हुए बी के पास चला जाएगा। तो आपका ये काम जो 3 से 4 दिन में होने वाला था वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली हो जाता है। दूसरी चीज, ये जो कमीशन यहां पर 50 रुपए का कट रहा था, एक मिनिमम गैस फीस के अमाउंट में ये काम हो जाएगा और ये कमीशन भी आपको नहीं देना पड़ेगा। तीसरा, जो ट्रस्ट इश्यू को सॉल्व करने के लिए जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं और कोई भी जाकर इसको चेक कर सकता है। चलिए ये समझते हैं कि ये ट्रांजैक्शंस पब्लिकली अवेलेबल कैसे होते हैं। इसको समझने के लिए हम ओपन लेजर के कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। लेजर को हिंदी में हम बही खाता बोलते हैं। ये एक तरह का रिकॉर्ड है जिसमें जितना भी हमको अर्निंग होती है और जितना भी एक्सपेंडिचर होता है हम उसको पूरा कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह जो ब्लॉकचेन का ओपन लेजर है, ब्लॉकचेन के ओपन लेजर में जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं सबके रिकॉर्ड को दर्ज किया जाता है। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कुछ लोग हैं, पर्सन ए है, बी, सी और डी। ए के पास 100 रुपए हैं। अब इसको 50 रुपए बी को ट्रांसफर करने हैं, तो इसने 50 रुपए बी को ट्रांसफर कर दिए। बी को सी को कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं, मान लीजिए कि 20 रुपए इसको ट्रांसफर करने हैं सी को, तो सी को ये 20 रुपए ट्रांसफर कर देगा। अब सी को मान लीजिए कि 10 रुपए डी को ट्रांसफर करने हैं, तो ये 10 रुपए डी को ट्रांसफर कर देगा। अब ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको जब लेजर में पब्लिश किया जाएगा तो ए ने जो बी को ट्रांसफर किया था 50 रुपए, इसकी डिटेल सबसे पहले होगी क्योंकि ये पहले पब्लिश हुआ था। फिर बी ने सी को ट्रांसफर किया था 20 रुपीज, इसकी डिटेल इसमें एंट्री होगी। फिर सी ने डी को 10 रुपए भेजे थे, इसकी डिटेल भी पब्लिश होगी। तो ये सारी डिटेल 1 बाय 1 इसमें ऐड ऑन होगी। अब ओपन लेजर का फायदा यह है कि जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं इनको भी चेक किया जा सकता है कि ए ने बी को ट्रांसफर किया, फिर बी से सी को ट्रांसफर हुआ और सी से डी को ट्रांसफर हुआ। इसके बाद ओपन लेजर में हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ए के पास रिमेनिंग अमाउंट कितना है। जैसे पहले इसके पास 100 रुपए बचे थे, जब इसने 50 रुपए ट्रांसफर किए तो 50 रुपए इसके पास अभी बचे हुए हैं। बी के पास 50 रुपए आए थे लेकिन बी ने सी को 20 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे, तो बी के पास 30 रुपए भी बचे हुए हैं और सी के पास 20 रुपए आए थे। लेकिन सी ने डी को 10 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे, तो एक्चुअली में अब सी के पास जो है वो 10 रुपए बचे होंगे और 10 रुपए सी से ट्रांसफर होके डी के पास चले जाएंगे। ये जितनी भी डिटेल है कि किसके थ्रू, ए के थ्रू डी के पास पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, ये भी डिटेल हम इसमें देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और किसके पास कितना पैसा बचा हुआ है इस डिटेल को भी हम ओपन लेजर में चेक कर सकते हैं। अब इस केस में क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितना भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं सबके रिकॉर्ड को आप चेक कर सकते हैं। बैंक्स में भी ट्रांजैक्शन होते तो हैं लेकिन क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते इसलिए हम उसके रिकॉर्ड्स को चेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्योंकि ये ओपन लेजर है इसलिए सारे अकाउंट बैलेंस भी चेक कर सकते हैं और ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री को भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि अभी फंड्स ए से बी को ट्रांसफर हुए, बी से सी को और सी से डी को ट्रांसफर हुए। इसका एक लेजर बना और ये लेजर पब्लिकली अवेलेबल है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि क्या इसमें जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको हटाया मिटाया जा सकता है? उसको चलिए हम समझते हैं। जो ये ट्रांजैक्शन हमारे बने हैं ब्लॉकचेन में एक स्पेशल फीचर के थ्रू
अलग अलग नोड्स में सेम ट्रांजैक्शंस हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे नोड 1 में इसको करा, नोड 2 में किया, इस तरह के कई सारे नोड में सेम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। अब अगर किसी को इसमें चेंजेस लेके आने हैं तो उसमें पर्टिकुलरली हर नोड पर जाकर उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए ब्लॉकचेन पर इस तरह के ट्रांजैक्शंस को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। इसी तरह जैसे इन नोड्स पर डाटा सेव है, वैसे ही दूसरे नोड्स पर भी ये डाटा सेव हो सकता है। इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कहा जाता है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या किसी पर्सनल जो ट्रांजैक्शन है उसको डिलीट किया जा सकता है? लेकिन ब्लॉकचेन में किसी भी पर्सनल ट्रांजैक्शन को कभी भी डिलीट नहीं किया जा सकता। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि जो ए ने बी को फंड भेजे थे, इस पर्सनल ट्रांजैक्शन को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो जो ब्लॉकचेन है वो उसकी स्टार्टिंग होती है जेनेसिस ब्लॉक से, और इसके बाद एक एक करके नए ब्लॉक्स इसमें जुड़ते जाते हैं। इसके बाद ब्लॉक 1 बनेगा, फिर ब्लॉक 2 बनेगा, और ऐसे ही मान लीजिए कि ये जो ए से बी को ट्रांजैक्शन हुआ था वो B1 B2 के बाद जाकर कहीं ब्लॉक नंबर 10 में सेव हो गया। लेकिन 10 में जाने के बाद ये ब्लॉकचेन रुकेगा नहीं, इसके बाद ये आगे मूव करता रहेगा। अब आप इसको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए B10 में जाकर उसे इरेज करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ब्लॉकचेन यूनिडायरेक्शनल है, जेनेसिस ब्लॉक से आगे की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा, लेकिन पीछे जाकर इसमें किसी भी तरह की डिलीशन पॉसिबल ही नहीं है। इस केस में कभी भी हम ट्रांजैक्शन को ए से बी में कभी भी डिलीट नहीं कर पाएंगे। अगर किसी तरह फोर्सफुली इसे डिलीट करने का प्रयास भी किया जाएगा तो ब्लॉकचेन फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा और जेनेसिस ब्लॉक फिर से शुरू हो जाएगा। जैसे कि हमने अभी देखा था कि ए ने बी को 50 रुपए ट्रांसफर किए थे, तो समझते हैं कि क्या प्रोसेस रहा होगा कि ए ने बी को पैसे ट्रांसफर किए और किस मेथड से ट्रांसफर हुए। सपोज ये जो ट्रांजैक्शन जनरेट हुआ है, जैसे ही ए ने अटेम्प्ट किया तो एक ट्रांजैक्शन हैश जनरेट होगा, और इसको वेरीफाई करने के लिए डिफरेंट जो माइनर्स हैं वो आपस में कंप्लीट करेंगे। अब इसको वेरीफाई करने के लिए एक की नीड होगी। इसी की को पाने के लिए जो पजल्स को सॉल्व करते हैं ये माइनर्स आपस में कंपटीशन करेंगे, और इस की को जो सबसे पहले जनरेट करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। और क्योंकि इस प्रोसेस में माइनर्स इन्वॉल्व होते हैं इसलिए इसे माइनिंग कहते हैं, और इस की को सिग्नेचर की कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में माइनिंग की चर्चा करेंगे।